अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा कोरोला ग्रैंडी एक्स 2025 मॉडल और ये टॉप ऑफ द लाइन वाली ग्रैंडी है। टॉप ऑफ लाइन इस तरह से कि ये गाड़ी ब्लैक रूम वाली है। ग्रैंडी में दो रूम आते हैं, बेज विद ब्लैक और फिर फुल ब्लैक ये है, टॉप ऑफ द लाइन है और मेरे ख्याल से ग्रैंडी का बेस्ट कॉम्बिनेशन यही बनता है, ब्लैक एक्सटीरियर ब्लैक इंटीरियर। अब ग्रैंडी की एशिया पाकिस्तान में बहुत अरसे से आ रही है और लोग कहते हैं कि ये गाड़ी ऑब्सोलीट हो गई है, लेकिन ये वाली ग्रैंडी कंपैरेटिवली 2014 वाली ग्रैंडी से बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। इसमें काफ़ी रिफाइनमेंट्स की गई हैं, लुक्स को भी इंप्रूव किया गया है और आज भी ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से वर्थ इट है। लुक्स के लिहाज से किसी की अपनी ओपिनियन है, ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से ये गाड़ी सबसे नेक्स्ट लेवल है। इसका कॉम्पिटिशन इलेंट्रा है जो कि हाइब्रिड है, सिविक जो कि टर्बो है, बट ये गाड़ी अभी तक नेचुरली एस्पिरेटेड आ रही है। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 83 लाख है। ये ब्रांड न्यू है और ब्रांड न्यू गाड़ी की प्राइसेस हर कुछ टाइम बाद चेंज होती रहती हैं। एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए अब दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। हमारी दो ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 क्रिकेट 1 के ऑपोजिट जो कि ये वाली ब्रांच है और फिर एक और ब्रांच है रावलपिंडी में मरी रोड पे। खैर, ओवरऑल इट्स अ गुड सेडान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से किसी की अपनी ओपिनियन है इस गाड़ी के बारे में, बट इसमें कुछ चीज़ें अपनी एज शो करती हैं। जैसा कि इस गाड़ी में क्रोम बहुत ज़्यादा दिया गया है, जो कि इस एरा में तो बहुत ज़्यादा इन था, बट अब गाड़ी में या तो मैट फिनिश या ब्लैक कलर्स या फिर बॉडी कलर्स ही बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अगर आप नई सिविक देखें तो वो गाड़ी भी क्रोम ना होने के बराबर ऑफर करती है। नई इलेंट्रा में कम है, नई सोनाटा में कम है और इसमें बहुत ज़्यादा दिया गया है। लुक्स के लिहाज से लग तो अच्छा रहा है, बट ये अब चीज़ थोड़ी सी आउट हो गई है। बाकी इसके अलावा ये फिर से फॉलो वर्जन है तो इसकी हेडलाइट्स अपडेटेड हैं, लेकिन इसको 2021 में एक और बार भी अपडेट किया गया था जिसमें इसका फ्रंट बम्पर और बैक बम्पर चेंज कर दिए गए थे। फ्रंट बम्पर में इसके ब्लैक वाला पोर्शन ऐड कर दिया गया था, जो कि ब्लैक कलर में ब्लैक ही है तो नजर नहीं आ रहा, वरना व्हाइट में ये वाला एरिया ब्लैक होता है। और इसके अलावा इसकी साइड पे एक्सटेंशंस भी दे दी गई थी जो कि इसकी लुक्स को बेहतर बना रही हैं। बाकी फीचर्स के लिहाज से गाड़ी डिसेंट ऐसे है कि इसकी हेडलाइट्स प्रोजेक्टर लैंप के साथ हैं, इनमें DRL दे दी गई हैं, फॉग लैंप भी इसके LED में है, लेकिन फ्रंट पे ये गाड़ी पार्किंग सेंसर वगैरह ऑफर नहीं करती, जो कि होते तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। पाकिस्तान में इस कैटेगरी में मोस्टली कार ऑफर नहीं कर रही, बट इसमें आज तो बहुत अच्छा था। बाकी फ्रंट कैमरा इसमें दिया गया है और इसमें ऊपर यहाँ पे एक सेंसर आता है और ये सेंसर बेसिकली इसके रेन सेंसिंग वाइपर्स का है। वाइपर इसमें बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होते हैं। ये फीचर सिविक में नहीं आता। और अगर बात की इसकी साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ भी विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी सारी रिफाइनमेंट्स की गई हैं। एक तो रिफाइनमेंट ये है कि शुरू में इसका रिम 15 इंच का था, 2017 के बाद से इसको 16 इंच का कर दिया गया। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में यहाँ पे एक डुअल VVTi का बैच आता था, अब रिमूव कर दिया गया है। आई एम नॉट श्योर व्हाई, हालांकि टेक्नोलॉजी इसकी डुअल VVTi ही है, इंजन सेम टू सेम आ रहा है, पता नहीं बैच क्यों हटा दिया गया यहाँ से। फिर इसके साइड मिरर पहले ऑटो रिट्रैक्टेबल नहीं थे, अब ये ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, यानी कि गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के साथ साथ ये ऑटोमेटिकली फोल्ड अनफोल्ड होते हैं। तो ये वो रिफाइनमेंट्स हैं जो कि इसको टाइम के साथ अपडेटेड रखने के लिए की गई थी बाहर। फिर इसके अलावा इसके साइड में साइड स्कर्ट्स भी ऐड कर दी गई थी जो कि 2015 में नहीं थी। और अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल की साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक C सेगमेंट की सेडान है। डायरेक्ट कॉम्पिटिशन इसका सिविक और इलेंट्रा है, लेकिन अब ये साइज के लिहाज से सबसे छोटी है। पहले सिविक इसके बराबर थी, अब उसको ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है 11 चैन में। इलेंट्रा भी पहले छोटी थी, अब उसको भी बड़ा कर दिया गया है, तो इसकी अब नई शेप आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई है। ये गाड़ी 2014 से आ रही है और ऑलमोस्ट इसको 11 साल हो गए हैं। बाकी एंट्री और एग्जिट इसमें आसान है, सिविक से ज़्यादा इजी है। आप अपनी हाइट पे इसमें बैठ सकते हैं, सिविक थोड़ी नीचे होती है इससे। और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ भी है जो कि सिविक में नहीं आती, वो ये है कि इसके रेयर बेंचेस 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। ये चीज़ इसके छोटे वर्जन में भी नहीं आती, ना इवन ऑल्टिस ऑफर करती है, XLH GRI में तो वैसे भी नहीं आती, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी गाड़ी सनरूफ ऑफर करती है, साइड पे काफ़ी सारी क्रोम की स्ट्रिप्स दी गई हैं, रिम में भी क्रोम है। और अगर बात की जाए इस वाले एरिया की, तो यहाँ पे भी गाड़ी बिल्कुल बेसिक सी है। फ्यूल टैंक इसमें 55 लीटर्स का आता है, लेकिन ग्रैंडी के बारे में एक बेस्ट चीज़ ये है कि इसका सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट है। खड्डों पे गाड़ी आपको बिल्कुल फील नहीं करवाती खड्डे, जबकि सिविक वगैरह जोर से लगती हैं। और इसके अलावा इसमें बैक पे 4 लोग भी बैठ जाएं तब भी ये गाड़ी की खास नीचे नहीं लगती, जबकि सिविक 2 लोग बैठने भी नीचे लगने लग जाती है। तो इस वजह से ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत सारा इन है। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे भी इसकी ये स्कर्ट्स तो ऐड कर दी गई हैं, लेकिन ये बॉडी से थोड़ी सी बाहर जा रही हैं। अनलेस आप इसमें बड़े रिम और टायर के लगाएं, इसकी लुक थोड़ी वियर्ड सी आती है। साइड स्कर्ट्स भी बाहर जा रही हैं, बैक पे बम्पर भी बाहर जा रहा है, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से इंप्रूव हो सकती थी। और जहाँ तक बात इस गाड़ी की रेयर एंड की, तो टोयोटास में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। आप बेशक लैंड क्रूजर देखें, प्राडो, लैंड क्रूजर 200 सीरीज देखें, ये गाड़ी देखें, कोई भी गाड़ी देखें टोयोटा की, फेसलिफ्ट के बाद से हमेशा बैक पे क्रोम बहुत ज़्यादा हो जाता है। पहले प्राडो 2009-10 में जो थी उसमें क्रोम ना होने के बराबर था। 2000 जब उसको 14 में फेसलिफ्ट कर दिया गया था तो उसमें बैक पे क्रोम की फिल बहुत बड़ी कर दी गई थी। इसी तरह वियर्ड जो है वो 2009-10 में बिल्कुल बेसिक थी बैक पे, फेसलिफ्ट होने के बाद उसमें भी बैक पे क्रोम अच्छा खासा कर दिया गया। सेम गोल्स फॉर दिस कार। पहले इसकी टेल लाइट्स बिल्कुल सिंपल सी थी और क्रोम की फिल ये काफ़ी बड़ी थी, लेकिन फेसलिफ्ट के बाद इसकी टेल लाइट्स में भी क्रोम डाल दिया गया। ये वाला क्रोम की स्ट्रिप जो थी ये एंड टू एंड कंटिन्यू कर दी गई। और बाकी इसके अलावा यहाँ पे जो और इम्प्रूवमेंट्स थी वो इसके बम्पर्स में हैं।
बम्पर्स का काफ़ी ज़्यादा बल्कि कर दिया गया है। बैक पे इसमें प्लास्टिक का एरिया ऐड कर दिया गया, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा वियर्ड है, इस तरह से कि अगर आप इसको पॉलिश ना करते रहें तो ये ड्राई हो जाता है और वाइट से हो जाता है। बाकी इसके अलावा ट्रंक कैपेसिटी इसकी डिसेंट है। ट्रंक को लॉक करने के लिए नीचे यहाँ पे रिलीज दिया गया है और इसकी ट्रंक में आप अच्छा खासा सामान एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ भी एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि इसकी डिग्गी यार से छोटी है। अब यार बेसिकली इससे छोटी कैटेगरी है, लेकिन उसका ट्रंक इससे ज़्यादा डीप है और ज़्यादा ऊंचा भी है, तो उसकी कैपेसिटी एग्जैक्ट अगर फिगर से खींचें तो इससे ज़्यादा बड़ी है। बाकी इसकी ट्रंक में अभी एक मैट आ रहा है कंपनी से ही, रबड़ का, और उसके अलावा नीचे की है लेट दी गई है, जिसको उठा कर इसका स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। और स्पेयर टायर भी इसमें 16 इंचेस का है। रेयर बेंचेस फोल्डेबल है, जैसे कि मैंने पहले बताया। ट्रंक के अंदर इंस्टॉलेशन भी दी गई है और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और जहाँ तक बात है इंटीरियर की, तो इंटीरियर मेरे ख्याल से इस गाड़ी का बहुत सारा इंप्रूव हो सकता है। इवन जब ये लॉन्च हुई तभी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसका इंटीरियर कोई खास अच्छा नहीं है। बाकी इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स की गई हैं ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, और वो ये है कि एक तो इसमें छोटे मोटे डिजाइन लेवल्स के चेंजेस किए गए हैं, और इसके अलावा इसमें इंटीरियर की कलर टोन ऑफर कर दी गई है 2022 से ऑनवर्ड्स। अभी इसका ब्लैक वाला रूम है, और ब्लैक रूम वाली गाड़ी कंपैरेटिवली सिंपल वाली गाड़ी से थोड़ी सी ज़्यादा महंगी है। इसमें सिंपल गाड़ी जो होती है उसका रूम बेज और ब्लैक होता है, मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा लाइवली लगता है, बट इसकी भी एक अपनी ही वाइब है। इन पर मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात कीजिए इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो ग्रैंडी का स्टीयरिंग व्हील लेदर स्टिच्ड आता है, ऑल्टिस वगैरह में बिल्कुल प्लास्टिक का होता है। और इसके अलावा ये मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग है। लेफ्ट स्पोक के कंट्रोल्स मल्टीमीडिया के हैं, राइट स्पोक के कंट्रोल्स इसके MID के हैं, और इसके अलावा ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है, लेकिन ये है नॉर्मल, एडॉप्टिव नहीं है। सिविक में अब एडॉप्टिव आता है। बाकी ग्रैंडी पैडल शिफ्टर्स ऑफर करी है, जो कि इस कैटेगरी में सिर्फ ये गाड़ी ऑफर करी है। सिविक RS में आते हैं, लेकिन वो डिफरेंट चीज़ है, वो कंपैरेटिवली से काफ़ी महंगी भी है। और जहाँ तक बात इसके मीटर की, तो ये एनालॉग डाइस के साथ है। ये चीज़ थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। मोस्टली गाड़ियाँ स्क्रीन ऑफर करी हैं, जो कि इसमें नहीं दी गई प्रॉपर एक बड़ी सी स्क्रीन। और जहाँ तक बात है मीटर की हाउसिंग की, तो ये इसकी सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। एयरबैंड्स के अंदर इसके क्रोम की फ्रिल्स आती हैं, जो कि सिर्फ ग्रैंडी ऑफर करती है। छोटे वर्जन में ये प्लास्टिक के होते हैं, और बीच में फिर ये मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, जो कि साइज के लिहाज से भी डिसेंट है और फीचर्स के लिहाज से भी। फीचर्स के नाम पे इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा और इंटीरियर का कैमरा भी आता है। फिर इसके अलावा नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जो कि ऑटोमेटिक है। USB और चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है। गियर सिलेक्शन जो है इसमें वो है P, R, N, D, और D में करके आप इसको यहाँ से भी मैनुअली चला सकते हैं, और यहाँ से भी आप इसको मैनुअली चला सकते हैं स्टीयरिंग व्हील से। पीछे की हैंड ब्रेक दी गई है, जो कि ट्रेडिशनल है, और इस कैटेगरी में सिर्फ यही गाड़ी लगी है जो कि अभी तक ये वाली ऑफर करी है। सिविक और एलेंट्रा दोनों में इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। साथ कप होल्डर्स हैं, स्पोर्ट मोड दिया गया है। सेंटर कंसोल का स्पेस के लिहाज से बस ठीक है। सीट्स भी कंफर्टेबल हैं, और ये है भी लेदर की फिनिश में है, बट ये है मैनुअली एडजस्टेबल। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स अगर होती है मेरे ख्याल से बहुत बेहतर था। एलेंट्रा ऑफर कर रही है। बाकी इसमें जो रूफ लाइनर है ये थोड़ा ग्रे सा है, सिंपल गाड़ी में ये बेच आता है। विंडोज में ड्राइवर की सिंगल टैप वाली है, बाकी सारी विंडोज नॉर्मल हैं। स्पीकर्स में 6 आते हैं, 4 डोर्स में 2 ट्वीटर्स आते हैं इसमें, और इसके अलावा साइड में बेस के रिट्रैक्टेबल हैं। बाकी छत में ये गाड़ी सनरूफ ऑफर करती है। केबल लाइट्स इस गाड़ी में ज़्यादा आती हैं। टोटल अगर गिनी जाए तो इसमें 7 केबल लाइट्स आती हैं, जबकि इसके छोटे वर्जन वगैरह सिर्फ 2 ही ऑफर करते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसमें 7 इस तरह से हैं कि 2 यहाँ दी गई हैं, एक सेंटर में है, फिर 2 बैक पे हैं, और फिर इसमें 2 यहाँ पे वैनिटी मिरर्स के साथ भी दी गई हैं। और इसके अलावा एयरबैग्स का में टोटल 2 हैं, एक स्टीयरिंग में और एक डैशबोर्ड में। और अब अगर बात कीजिए इसमें रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे ठीक है। यहाँ मेरे पास लेग रूम का भी कोई खास इशू नहीं है, और हेड रूम का भी। चौड़ाई के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है, और इसमें बैक पे 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, क्योंकि इसका फ्लोर बेड भी फ्लैट है, और इसकी साइड पे भी जगह काफ़ी सारी दी गई है। बाकी इसमें फीचर्स बस ठीक हैं बैक पे, इस तरह से कि इसमें सेंटर कंसोल आता है, पावर आउटलेट आते हैं, लेकिन एयर वेंट्स नहीं आ रहे। सिविक काफ़ी पहले से ऑफर कर रही है, और इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है, जो कि इसकी रिक्लाइनेबल सीट्स हैं। इनको आप फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। ये चीज़ बहुत ही कम गाड़ियाँ ऑफर करती हैं इस कैटेगरी में। बाकी बैक पे केबल लाइट्स हैं, सीट बेल्ट्स हैं, ISOFIX के पोर्ट्स हैं, एयरबैग्स वगैरह यहाँ पे ऑफर नहीं होते। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें इंजन 1300 भी आ रहा था एक्सएल GLI में, 1600 आता है BB ऑल्टिस में, और फिर 1800 सीसी वाला इंजन ये है। फिर इसमें 2000 सीसी इंजन भी आता था करोड़ा में पहले। अब बेसिकली होंडा सिटी अलग बनाता है, सिविक अलग बनाता है। सिटी 1300 1500 होती है, सिविक 1600 1800 होती थी, फिर इलेंट्रा 2000 सीसी होती थी। बट टोयोटा ने एक ही गाड़ी को लॉन्च करके सब कुछ ही कवर कर लिया। 1300 1500 1600 1800 2000 सब कुछ इसी बॉडी में आता रहा है। ये गाड़ी 1800 है, और ये 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि इस टाइम के लिहाज से सफिशिएंट थी। सिविक भी तब 1800 होती थी, इलेंट्रा भी तो छोटा इंजन ऑफर करती थी, जबकि अब इलेंट्रा 1.6 हाइब्रिड हो गई है, जो कि बहुत तेज है। सिविक 1.5 टर्बो हो गई है, जो कि अगेन बहुत तेज है। तो उस लिहाज से ये इंजन थोड़ा ओवरशैडो हो गया है। ये नेचुरली एस्पिरेटेड है, लेकिन नेचुरली एस्पिरेटेड होने की वजह से इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू दोस कार्स। इस गाड़ी के पार्ट्स आपको पूरे पाकिस्तान में हर जगह मिल जाएंगे। ये इंजन आप भी पहले से रहा है, ये पहले 2013-14 में भी यही इंजन आ रहा था, अभी भी वही है, तो इसके पार्ट्स आपको सोर्स करना काफ़ी ईजी रहेगा, जबकि वो गाड़ियाँ मेंटेनेंस के लिहाज से थोड़ी महंगी पड़ेंगी। फिर
एवरेज ये गाड़ी आपको तकरीबन 12 तक की दे सकती है, जो कि डिसेंट एवरेज है बॉडी साइज के लिहाज से। ट्रांसमिशन इसमें CVT आती है। बोनेट के अंदर इसके इंसुलेशन दी गई है, लेकिन बोनेट इसका ओपन स्टैंड से होता है। फिर यह भी काफ़ी हद तक एक्सपोज, सारा कुछ यहाँ पे आपको सामने आर पार नजर आ रहा होता है। ये मेरे ख्याल से वियर्ड चीज़ है। बाकी इसमें ड्राइवर मोड्स, ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऐड कर दिया गया है, जो कि इसके राइड को बेहतर बनाते हैं। और अब अगर बात की इस गाड़ी की टायर साइज की, टायर साइज ऑफर करती है ग्रैंडे, यह है 205, 55 और 16। ये 16 इंचेस का रेम इसमें शुरू से नहीं आ रहा, सिविक को देख के इस गाड़ी ने निकाला था। जब ये गाड़ी आ रही थी 2014-15 में, तब इसमें 15 इंचेस का था। 2016 में सिविक लॉन्च हुई और उसमें 16 इंच का आ गया, तो फिर 17 में इसमें भी 16 का कर दिया गया था। और फिर ये रिम भी काफ़ी बाद में झक के आया है। 2022 में टोयोटा ने ऑल्टिस में ये रिम पहले लॉन्च किया था, फिर ग्रैंडे का भी चेंज करके ये वाला रिम दे दिया गया था। टायर्स पे योकोहामा एडवान है, जो कि इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट है। ना इस तरह का टायर सिविक में आ रहा है, ना एलेंट्रा में आ रहा है, तो ओवरऑल टायर के लिहाज से ये बेस्ट है। बाकी इसमें ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक दी गई है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।